नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़े यूजीसी नेट के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2013 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कागज ए खाम क्या है? द्विभाषीय राजस्व अभिलेख, मनसबदारों से संबंधित अभिलेख, जागीर अभिलेख या फिर रोजीनादार सैनिकों से संबंधित अभिलेख। आप सभी के पास 10 सेकेंड है सोचना इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्विभाषीय राजस्व अभिलेख के जो अधिकारी हैं उन्हें कागज ए खाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत एवं मुगल कालीन कृषि व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई एवं घरी नामक करों को लगाया, तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अबवाब नामक अतिरिक्त करों को थोपा, ये भी सही है। अकबर के शासनकाल में भूमि लगान निर्धारण की जब्ती व्यवस्था को और विकसित किया गया एवं इसे दहसाला व्यवस्था का नाम दिया गया, बिल्कुल सही है। जहांगीर ने लगान निर्धारण की नस्क व्यवस्था को जारी किया, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। केवल ए बी सी केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी, खालिसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था, तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार, पैबाकी राजस्व का जागीर में आवंटन। 10 सेकंड का समय है दोस्तों, क्या इसका सही जवाब हो सकता है? एक बार सोचना आप जरूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर पैबाकी किसे कहा गया है? तो मनसबदारों को देने हेतु सुरक्षित जमीन को कहा जाता है पैबाकी, ना कि राजस्व का जागीरों में आवंटन को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय ने 1557 ईस्वी में भारत में छापे खाने की शुरुआत की? फ्रांसिस्कांस, डोमिनिकांस, जेसुइट्स और अगला है आपके पास प्रोटेस्टेंट मिशनरीज। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेसुइट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहत्सिब नियुक्त किए। औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ कि मनाना जारी किया, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसे उन्होंने बंद किया था, ना कि जारी किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे। कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था। सभी जमींदार मालिक ज़मीन थे। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। बितिकची, मीर अदल, उलूस और वाक़या नवीस। दूसरी सूची में इनके अर्थ दिए गए हैं। 10 सेकंड का समय है, सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो बितिकची कहा गया है सैन्य लिपिकार यानी कि सचिव को कहा गया है। मीर अदल कहा गया मुख्य न्यायाधीश को। उलूस कहा गया है कबीला को। अब मुझे इतना पता है तो डायरेक्टली हम ऑप्शन नंबर डी पे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन भारत में मुख्य रूप से थी 1 वर्ष में एक फसलीय अर्थव्यवस्था,
एक वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था, एक वर्ष में 3 फसलीय अर्थव्यवस्था या फिर एक वर्ष में 4 फसलीय अर्थव्यवस्था। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एक वर्ष में 2 फसलीय अर्थव्यवस्था था, एक रबी और दूसरा खरीफ। अगला प्रश्न है खिलअत जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी वह थी एक यमनी तलवार, वस्त्र, सैफ ए हिंदी या फिर बर्क ए अंदाज। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वस्त्र को खिलअत कहा जाता था। अगला प्रश्न है नान कर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? जागीरदार, अमीन, जमींदार या फिर पटवारी को। 10 सेकंड का समय है, आप ज़रूर सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमींदारों को। अगला प्रश्न है मध्यकाल में प्रचलित सिक्का खून किस धातु से बनाया गया था? तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोना से बना हुआ था। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। बिल्कुल सही है। अकबर ने शेर शाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया, ये भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे? वतन जागीर, तनख्वाह जागीर, मशरूत जागीर या फिर पैबाकी भूमि से। तो सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वतन जागीर से मिलते जुलते थे। अगला प्रश्न है दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? कीमतों के, ओहदा के, राजस्व के या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दस्तूर सर्किल का उपयोग राजस्व निर्धारण के लिए किया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुजन्नस, तुर्की, ताजी और जांगला किसके नस्लें हैं? हाथी के, ऊँट के, घोड़े के या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। 10 सेकेंड है आप सभी के पास, सोचो इसका जवाब क्या हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़े के नस्ल थे। अगला प्रश्न है तकसीम दस्तावेज वैसे ही है जैसे अटसट्टा, मुआवजना दहसाला, अखबारात, मलफूजात। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका मुआवजना दहसाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? आगरा, बांसवाड़ा, अहमदाबाद और अजमेर। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांसवाड़ा। ये जो है टकसाली शहर नहीं था, लेकिन आगरा, अहमदाबाद और अजमेर था। इस बात को आप लोग ज़रूर याद करके रखना। अगला प्रश्न है सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? कपास, पान के पत्ते, पोस्त और नील। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नील के लिए। यहाँ पर जो है नील बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ करता था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है, अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि जहांगीर। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी से मुगल कालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनैतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उपर्युक्त के अनुसार निम्नलिखित में से किसको फर्जंद यानी कि पुत्र की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था? राजा भारमल, राजा मान सिंह, राजा बासो या फिर राजा वीर सिंह देव बुंदेला को? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि राजा मान सिंह को। अगला प्रश्न है, वतन जागीर संस्था के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? विच इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वतन जागीर इंस्टीट्यूशन। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के काल के दौरान हुई थी। वतन जागीर की अवधारणा की शुरुआत अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों के दौरान हुई। वतन जागीर की अवधारणा की उत्पत्ति एवं संकल्पना के संदर्भ में जानकारी का प्राथमिक स्रोत बीकानेर के राजा राय सिंह के लिए अकबर का फरमान है। वतन जागीर का लगान वतन जागीर धारक के वेतन का हिस्सा था। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वतन जागीर की अवधारणा का शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, यही स्टेटमेंट यहाँ पे आपका गलत हो जाता है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है, मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफा देने के लिए दो तरीके प्रचलित थे, पहला पेशकश और दूसरा नज्र। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही नहीं है? नगद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज्र कहा जाए, राजकुमारों द्वारा दी जाने वाली तोहफे को नियाज कहा जाए, अमीरों द्वारा दी जाने वाली तोहफे को निसार कहा जाए, कम महत्वपूर्ण अवसरों पर देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफा को नज्र कहा जाए। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ वो स्टेटमेंट ही गलत है आपका। अगला प्रश्न है, मुगलों के ज़माने में विकसित हुई तकनीकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता से तैयार किए जाते थे। समुद्री यात्राओं पर जाने वाले नौकाओं में एस्ट्रोलेब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था। मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिए ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया था। यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सही खांचों वाले पेंच भी नहीं बनाए जाते थे। अब बताना है कि इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ जो लिखा हुआ है एक पहिए ठेले गाड़ियों का प्रयोग, यही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, टप्पा के समानार्थी या फिर सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ये क्षेत्रीय इकाई हुआ करता था सूबा और परगना के बीच की, इसी को चकला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था। जागीरों की लगातार अदली बदली होती रहती थी। ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए। जागीरों के आवंटन में जामादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी। मनसबदारों को नगद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि जागीरों के आवंटन में जमादानी की कोई भूमिका नहीं होती थी, यही स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार की तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। औरंगजेब ने 1683 ईस्वी में यह आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फातिहा के पढ़े जाने का इंतज़ार करना जरूरी नहीं होगा। औरंगजेब ने 1693 ईस्वी में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए,
बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर शाल लपेटकर ही उपस्थित होना होता था। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। आपके पास 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेश की गई थी को मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया? समुद्री कोयला, चश्मे, यांत्रिक घड़ी या फिर अरबी तथा फारसी में मुद्रित किताबें? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्री कोयला। अगला प्रश्न है, 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ का फतेहनामा जारी किया था। निम्नलिखित में से किस फारसी ग्रंथ में फतेहनामा का पूरा उदाहरण दिया गया? तबकात अकबरी, अकबरनामा, मुंतख्ब उत तवारीख, मुंसात ए नमकीन? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो कहलाता था काजी उल कुजात, काजी अस्कर, सदर उस सुदूर या फिर वकील ए सरई? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि काजी अस्कर कहलाता था। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है 1574 ईस्वी में अकबर ने अमीरों, नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों को मनसब आवंटित कर उन्हें एकल सेवा तंत्र में बदल दिया। यह मनसब किसी अधिकारी के पद, वेतन और सैन्य दल के आकार को इंगित करता था। व्यवहारिक स्तर पर कुछ बहुत छोटे या फिर धर्म अधिकारियों को छोड़कर सरकार के सभी शेष अधिक मनसबदार थे और किसी अधिकारी की पदोन्नति या पदावनति इस तथ्य से निर्धारित होती थी कि उसके अधीन कितने मनसब बढ़ाए या घटाए गए हैं। अब यहाँ पे कथन और कारण है और इसको लेकर के आपके पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। आपको बताना है इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल दोनों ही सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वतन जागीर एक आम शब्दावली है, इसका भू राजस्व किसका हिस्सा था? खालिसा भूमि का, पैबाकी भूमि का राजस्व, वतन जागीरदारों की आय का भाग या फिर वतन जागीरदारों की अतिरिक्त आय का भाग? तो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी कि वतन जागीरदारों की ये आय का भाग हुआ करता था। अगला प्रश्न है, इरफान हबीब ने किंग्सले डेविस के अनुमान कि मुगल भारत की जनसंख्या 1600 से 1750 ईस्वी तक 125 मिलियन पर स्थित रही को यह तर्क देते हुए अस्वीकार किया है कि किंग्सले शायद ब्रिटिश शासन के लाभ के लिए अति उत्साहित में बह गया। उसने अकबर के काल की प्रति एकड़ उपज की अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में वर्णित किया है। उसने जब्ती प्रांतों एवं दूसरे इलाकों में फर्क नहीं किया, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो किंग्सले थे वो ब्रिटिश शासन के अधीन लाभ को लेकर के ऐसा काम किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अकबर के दरबार में जो पहला साहित्यिक कार्य हुआ वह उसके दादा द्वारा रचित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद था। बाबरनामा का अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, जो बैरम खान के पुत्र तथा तुर्की भाषा के कवि थे। हिंदवी को सूर सुल्तानों द्वारा अर्ध सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया। बताया जाता है कि यह प्रथा लोदी सुल्तानों ने शुरू की थी। बाबर कहता है कि ज़्यादातर अफगान फारसी नहीं बोल पाते थे। अगला लिखा हुआ, अकबर के दरबार में शेख याकूब फारसी के उन महान विद्वानों में से एक था जो ईरान से आकर भारत में बस गया था। अब आपको बताना है इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों, जून 2011 से लेकर के दिसंबर 2015 तक जितने भी मुगल प्रशासन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछे गए थे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और हाँ, कमेंट में फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।